नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे हम सामान्य विज्ञान की और हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लास्ट बताई थी और उसी से हम आज आगे शुरू करने वाले। बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, आपको इसको जरूर जानना चाहिए, है ना। एग्जाम के अंदर बहुत काम आता है। इवन हमारे जो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पेपर है, चाहे आप एनटीपीसी का दें, एसएससी का दें, इस बेसिक साइंस में से जरूर सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस से मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाह रहा हूं आपको कि कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमने बात करी थी परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तत्व कौन सा होगा यानी कि एलिमेंट कौन सा है और चिन्ह कौन सा है यानी कि सिंबल कौन सा है। ओके, और मैंने आपसे कहा था कि आपको एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 to लेके 20 तक जो है वो आपको पता होने चाहिए। इसमें देखिए, मैंने आपको ऐसे बात करी थी, जैसे 1 पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर फ्लोरीन, सॉरी 9 पे आएगा, ये 9-10 से होगा। 9 पे था फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट वन मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा 20 कैल्शियम। लास्ट वन क्या था? कैल्शियम। ठीक है, अपन ने सबकी बात करी थी कि सबका एटॉमिक साइन अपन क्या लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम के लिए हमारे पास था Ca। मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट आपको ये 20 तक सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आगे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो पाएंगे। तो देखो, आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर आपको क्या करना था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो आपका क्या कहेगा, मास नंबर। कई सारों के मैंने आपको बता दिए थे, जैसे हाइड्रोजन का 1, ठीक है, हीलियम का आपने लिखा था 4, कार्बन का लिखा था आपने 12, 14, 16, सोडियम 23, है ना, सिलिकॉन 28, क्लोरीन का 35, ऑर्गन 40, कैल्शियम 40। इस तरह से मैंने आपको मास नंबर भी बताए थे। तो मोटे मोटे तौर पर आपको 3 स्टेटमेंट याद रखना है। पहला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। बात समझ रहे? किसी भी जगह पर आपको एटॉमिक नंबर पता है, इसका मतलब आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट जो आप याद रखेंगे वो ये रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के।
यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और फाइनल चीज मैंने आपसे कही थी परमाणु भार, परमाणु भार या जिसको आप कह सकते हैं एटॉमिक वेट, हमने इसको द्रव्यमान संख्या या मास नंबर भी लिखा था, एक ही बात है ये, है ना। ये हमेशा होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखो यार, ये सब तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपको कब तभी काम देंगे जब आपको 1 to लेकर 20 तक जो है ये एटॉमिक नंबर प्लस उसके साथ में उनके जो सिंबल है या जो एलिमेंट्स है वो याद होंगे। अब देखिए, एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पे कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ये कंसेप्ट है समस्थानिक, यानी जिसको अपन बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं, बहुत पूछा जाता है और हमारे डे टू डे लाइफ से भी बहुत जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं लिख देता हूं, देखो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो पर परमाणु भार एटॉमिक वेट असमान हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप हमेशा समस्थानिक या आइसोटोप बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन कौन होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 1, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक है, पर देखो हाइड्रोजन जो है ऐसे अपने पास 3 मिलते हैं, अपन को 3 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहता है परंतु उसका मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखो मैं लिखता हूं 1H1, 1H2 और 1H3। प्रकृति के अंदर अपन को हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं। अब देखो 1H1, इसका मतलब ये नीचे जो अपन ने लिखा था ये वाला, ये तो क्या था, एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर अपन ने लिखा है ये क्या है, मास नंबर या एटॉमिक वेट। अब देखो सबके अंदर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को चेक करिए, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, है ना, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये ऊपर जो लिखा होता था ये मास नंबर, इसका मतलब था P+N, और ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, P, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें से इसको माइनस करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलो करते हैं, 1 - 1 करो तो क्या आ गया, 0, यानी कि हाइड्रोजन जो नॉर्मल अपन को मिलता है 1H1, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। बात समझ रहे, हाइड्रोजन जो हमें मिलता है उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और बाहर उसके एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। पर जब 1H2 की बात करता हूं मैं, तो आप देखो यहां देखो, प्रोटॉन कितना, जितना एटॉमिक नंबर उतना, इलेक्ट्रॉन कितना, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करो, अब 2 में से 1 जाएगा, एटॉमिक वेट में से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा, 1। अगला देखो, अगेन एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 2। यानी कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उसमें आप देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और हमने जब एटॉमिक वेट की बात करी थी तो वो क्या था, P+N। प्रोटॉन तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन अगर चेंज हो गया तो फिर नया एलिमेंट आ जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु भार जो है, एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता जाता है, इसी को तो आइसोटोप बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर हमेशा सेम है परंतु उसका एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसी आधार पर देखिए अपने जो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक, इनको कुछ नाम दिए गए हैं। ये जो 1H1 है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, 1H2 जो है इसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 जो है इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। बात समझ रहे, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, याद रह जाएगा। अब इसमें एक सवाल बनता है, इसमें एक सवाल बनता है भारी जल, भारी जल, हैवी वाटर, हैवी वाटर। देखो है तो तीनों ही हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है, पानी, H2O बन जाता है। परंतु अगर आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लें, ड्यूटेरियम का मतलब क्या है,
उसमें एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। ड्यूटेरियम क्या है, उसमें एक न्यूट्रॉन मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन 0 है। तो जब कभी भी अपन ऐसे हाइड्रोजन को लेते हैं जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो बन जाता है D2O, और इसी D2O को अपन बोलते हैं हैवी वाटर या भारी जल। D2O को अपन क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। और इस हैवी वाटर का प्रयोग कहां पे होता है, नाभिकीय संयंत्रों में होता है। जो अपने एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं ना, वहां पर भारी जल का प्रयोग किया जाता है एक मंदक के रूप में। बात समझ रहे, मंदक का मतलब है वहां पर न्यूट्रॉन जो फ्री होते हैं, ठीक है, उन न्यूट्रॉन्स की गति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो D2O कहां पे प्रयोग होता है, D2O या हैवी वाटर जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जरूर याद रखना। समस्थानिक का एक और बढ़िया उदाहरण देता हूं मैं, कार्बन का। देखो, कार्बन जो नेचुरली अपन को मिलता है उसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसका एटॉमिक वेट है 12, परंतु प्रकृति के अंदर अपन को एक कार्बन और मिलता है जो 6C14, जिसको अपन कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। यहां पे भी अगर आप चेक करो तो देखो, प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन, यानी कि 12 में से 6 घटाओ तो 6 आ गया। अब इसको देखो, प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को चेक करो, 14 में से 6 गया तो 8। अगेन देखो, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो चेंज हो गई। जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, वैसे ही क्या है, एटम का एक आइसोटोप बन जाता है। जनरली जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि इनमें से लगातार अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। बात समझ रहे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते हैं ना, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो जो भी आइसोटोप होगा ना, वो हमेशा रेडियो एक्टिव होगा। तो प्रकृति के अपन को अंदर ये C14 जो है, इसको C14 भी लिखते हैं, कार्बन 14, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए। ठीक है, C14 किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स पता है ना आपको, वो जो प्राचीन काल के वो कुछ भी जीवाश्म वगैरह जो है, जानवर वगैरह है, पेड़ पौधे जो जमीन के नीचे दब गए थे, अब उनकी एज पता करनी है तो अपन क्या करते हैं, C14 का प्रयोग करते हैं। उसमें देखा जाता है कि C14 का कंटेंट कितना है। बात समझ रहे, इससे पता चल जाता है कि ये कब डिके होना शुरू हुआ था। हाफ लाइफ का कंसेप्ट होता है, उससे पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको आइसोटोप समझ में आया होगा। आइसोटोप का मतलब क्या है कि ऐसा जहां पर परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो हमेशा क्या हो, सेम हो, परंतु उसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। ये दो बहुत अच्छे उदाहरण है, एक तो हाइड्रोजन वाला, एक कार्बन वाला। वैसे और भी खूब सारे होते हैं, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो सब आइसोटोप है, मान के चलना। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो सब आइसोटोप हैं। क्लियर। अब देखो, आइसोटोप के साथ साथ एक चीज और आती है, इसको अपन बोलते हैं समभारिक तत्व। ऐसे तत्व जिनका भार सेम हो, इनको आइसोबार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोबार। एक तो आइसोटोप और एक आइसोबार, ये जस्ट इसका उल्टा है। यानी कि समभारिक तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक असमान हो, परंतु परमाणु भार समान हो। परमाणु भार समान हो, कैसा हो, समान हो। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, सेम होता है। जस्ट उल्टा है, आइसोटोप का जस्ट उल्टा है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको भी मैंने बताया था ऑर्गन, और मैंने आपको एक बताया था कैल्शियम। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। बात समझ रहे, ऑर्गन का एटॉमिक वेट है 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक वेट है 40। बात समझ रहे। चलो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन, परमाणु भार में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे, 40 माइनस 18 कितने आ गए, 22 आ गए। इसको चेक करो, प्रोटॉन
जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और 40 में से 20 माइनस करो तो क्या आ गया, 20 आ गया। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या हुआ, बाई चांस ये जो आपका एटॉमिक वेट था इसका फॉर्मूला क्या है, P प्लस N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब भाई यहां पे देखो प्रोटॉन कितने थे 18 और न्यूट्रॉन कितने थे 22, तो 18 और 22 कितना आ गया 40। इधर देखो प्रोटॉन कितने थे 20 और न्यूट्रॉन भी कितने थे 20, तो क्या आ गया 40। बाई चांस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि उनका जो टोटल आया वो सेम आया, परमाणु भार सेम आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रोटॉन सेम होने चाहिए या न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, नहीं। आप देखिए तो एक में प्रोटॉन 18 थे, न्यूट्रॉन 22 थे, एक में प्रोटॉन 20 थे तो न्यूट्रॉन भी 20 थे। बात समझ रहे? कुछ इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कि इनका जो टोटल है वो एक जैसा आ गया। तो ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट आइसोबार भी एक कंसेप्ट है, इससे होता कुछ नहीं है ना। तो ये कोई जरूरी है कि वो इनके अंदर कुछ समानताएं होंगी, जैसे ऑर्गन गैस है और कैल्शियम बिल्कुल ही अलग है, कैल्शियम गैस नहीं, कैल्शियम सॉलिड है। बात समझ रहे? दोनों में कोई मेल ही नहीं है ना। ना ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है, ना ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई आइसोबार है तो उनके अंदर कोई सिमिलरिटीज होंगी, नहीं। आइसोटोप के अंदर ये सिमिलरिटीज होती है कि वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बाई चांस ऐसा हुआ कि इनका जो टोटल था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो एक जैसा आ गया। बात समझ रहे? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट एक कंसेप्ट आ जाता है आइसोबार का। तो आइसोटोप एंड आइसोबार्स ये दोनों आपको याद रखने हैं। समस्थानिक जिनका स्थान सेम है, स्थान मतलब एटॉमिक नंबर, समभारिक जिनका भार सेम है, भार मतलब परमाणु भार। ठीक है, चलो देखो अभी तक मैंने आपसे जो बात करी ना वो सिर्फ अपनी सारी रामायण का घूम रही थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन को अपन ने यहां पे अभी तक कंसीडर नहीं किया है। तो अब अपन बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे रहते हैं। आप सब जगह कह रहे हो कि साहब 20 प्रोटॉन है 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन रहते कैसे? आपने कह दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा नाभिक में रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? देखिए अब अपन करते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। ऑर्डर टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, ऑर्डर टू फिल इलेक्ट्रॉन इन एटम। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, आपको एक दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता रहता है। अपन ने बोहर के हाइपोथेसिस को पढ़ा था, अपन ने रदरफोर्ड के नियम को पढ़ा था, उसमें क्या बात आ रही थी कि एक बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है। चलो ठीक है, अब बात आती है कि साहब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या एक ही जगह पर एक ही साथ रोटेट करते हैं या कुछ अलग अलग बात है? देखो नाभिक से जितना दूर जाते हैं ना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल काम कर रहा है, जो फोर्स काम कर रहा है वो कमजोर होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अपन ने कुछ भी किया, जैसे अपन ने वो चार्ज वाला वो अपन ने किया था कूलाम का नियम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा R स्क्वायर बढ़ेगा, फोर्स उतना ही कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता है नाभिक से उतना ही वो कमजोरी से इस प्रोटॉन के साथ बंधा हुआ होता है। यानी कि जितना पास में इलेक्ट्रॉन है उतना मजबूती से अपने पास में वो नाभिक के साथ बंधा हुआ है, और जितना वो दूर जा रहा है उतना ही वो नाभिक के साथ कमजोरी से बंधा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है, जिसे कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट कहा जाता है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स
ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है। जैसे देखो, एक ये अपना पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस है, एक पहला ऑर्बिट आया, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से चक्कर लगाएंगे एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। थोड़ा दूर जाओगे फिर आएगा एक ऑर्बिट, थोड़ा और दूर जाओगे तो फिर एक ऑर्बिट आएगा। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी कहीं से आ जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को चेंज कर सकता है, बट नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये अपने एक फिक्स पाथ के अंदर चक्कर लगाता रहता है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे कि हमारा सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है ना। उस सोलर सिस्टम में आप देखिए सन है, सन से पहले ऑर्बिट के अंदर जो है वो अपना बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है, उसका अगला ऑर्बिट जो आया उसमें शुक्र ग्रह चक्कर लगा रहा है, उसके अगला ऑर्बिट जो आया तो उसमें पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अगला ऑर्बिट आया तो मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है। सबका अपना फिक्स ऑर्बिट है, वो उसको छोड़ते नहीं है। पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसको एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं तो लगते हैं, ये कभी बदलता नहीं है। ऐसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, याद रह जाएगा। अब लास्ट बात है कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो देखो, प्रत्येक कक्ष या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हेतु 2n² का फॉर्मूला लगता है। बात समझ रहे? अब ये 2n² का फॉर्मूला क्या है इसको देखो। देखो यहां पे 2 तो एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, और जो यहां पर ये n² है ना, ये n जो है ये दिखाता है कक्ष की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ये क्या चीज है भाई? देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके पहला कक्षा या पहली कक्षा उसको अपन दे देते हैं नंबर 1, कक्ष की संख्या 1, ऑर्बिट नंबर 1। अगला आया, इसको मैंने बोल दिया ऑर्बिट नंबर 2, फिर अगला आया मैंने इसको बोल दिया ऑर्बिट नंबर 3, फिर अगला आया इसको मैंने बोल दिया ऑर्बिट नंबर 4। 1 2 3 4, यहां पे n जो है वही 1 2 3 4 ही है। हालांकि इसको KLMN से भी लिखते, KLMN ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। बट नंबर ऑफ ऑर्बिट में यहां n का मतलब क्या है? यहां पर n का मतलब है 1 2 3 या 4। जैसे अब मैं कहता हूं कि कक्ष संख्या 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, कक्ष संख्या 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखो फॉर्मूला क्या है, 2n²। n यहां पर क्या है? कक्ष की संख्या, और यहां पे कौन सा कक्ष है? 1, तो n की जगह कितना रख दूं? 1 रख दूं, रख दो साहब 1। 1 का स्क्वायर कितना? 1, बच गया कितना? 2। बात समझ रहे? मैं कहता हूं साहब आप ऐसा बताओ, अगर दूसरा कक्ष आ जाए, यानी कि n की जगह अब क्या रखना है? 2। दूसरा कक्ष जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अगेन रखो, 2n² फॉर्मूला है, 2, n की जगह क्या रख दिया? 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलो साहब मुझे ये बताओ कि n संख्या 3 आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा आ जाए? 3rd आ जाए, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कि साहब ऐसा करो, 2n² का फॉर्मूला है, उसमें अब n की जगह रख दो 3, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और 9 दूनी कितने? 18। अच्छा चलो साहब मुझे बताओ n बराबर 4 के अंदर क्या होगा? साहब देखो 2n² का फॉर्मूला है, यहां पे अब यहां पे n की जगह 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यानी कि क्या हुआ? पहला जो कक्ष आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और नहीं आएगा। अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? साहब वो अगले में जाएंगे, और 2 के बाद कितना आया है? 8 आया है। कि साहब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आते ही अब ये रूम भी भर गया है साहब। अब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो यहां पे नहीं आ सकते, अगले जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे में जाएंगे, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे भरे जा सकते हैं। बात समझ रहे? चलो साहब और ज्यादा आ गए तो साहब एक कक्ष और बढ़ जाएगा, अब और आगे वाले में चले जाएंगे। जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जा रहे हैं
क्योंकि ऑर्बिट बड़ा हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आप देखें किसी परमाणु के कक्ष में 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे नजदीक का जो इलेक्ट्रॉन कक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18, फिर 32, फिर 64, ऐसे ऐसे ही आगे चलता जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप समझे कि इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन इस 2n² वाले फॉर्मूले का पालन हमेशा करते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें एक और रूल आता है, वो भी अपन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अष्टक का नियम। इसको क्या बोलते हैं अपन? अष्टक का नियम, यानी कि ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह स्थायी परमाणु, या इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल एटम की तरह व्यवहार कर। देखो ये कहना क्या चाहता है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन विल बी इन अ ऑर्बिट ऑफ एन एटम। बात समझ रहे? हालांकि वो 32 और 18 वो भी ठीक है, बट आपसे कभी पूछ ले किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप 8 बोलिए, क्योंकि रूल किसका है? ऑक्टेट रूल ही कहलाता है ना। अब ये कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रिएक्शन करता है। वो क्या करता है? वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से मेरे बाहर के ऑर्बिट के अंदर क्या हो, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन या जितने मेरे पास कमी है वो या तो मेरे पास आ जाए या फिर वो किसी और को दे दे। अब जब भी परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है, और इसी से केमिकल बॉन्डिंग होती है, यानी कि रिएक्शन बनती है। देखो आज एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप में हम सब लोग क्यों भाग रहे हैं? ताकि हमको स्टेबिलिटी मिले, हमें स्थायित्व मिले, हमारे पास एक फिक्स सरकारी नौकरी हो, हम उस सरकारी नौकरी में महीने की हमारी तनख्वाह फिक्स आती रहे, सब ठीक है। जब तक हमारी नौकरी नहीं लगती हमें लगता है हम स्टेबल नहीं है ना, इनकम का सोर्स नहीं होता तो हम स्टेबल नहीं होते, हम भागते रहते हैं। पर जिस दिन हमारी नौकरी लग जाएगी तो थोड़ी हमारे में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बोझ हमारा उतर जाएगा। ऐसे कैसे एक एटम भी ऐसे ही व्यवहार करता है। जब तक उसकी स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक वो अपने आसपास ढूंढता रहता है कि मेरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए मेरे पास बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है। या तो मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूं जितने मेरे घट रहे हैं, या फिर किसी को और को अगर चाहिए तो मैं ये बाहर के जो मेरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसी को दे दूं। बट मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो वहां पर आ जाए, अब किसी की जगह नहीं रहे, तब मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और इसी स्टेबिलिटी के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है और बॉन्डिंग होती है। तो अगली जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो मैं यहीं से शुरू करूंगा, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, इसको बोलते हैं अपन केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्ड अब ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, बट अपने स्तर पे अपन 10 तक जो पढ़ के आते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं अपन आयनिक बंध। उसको क्या बोलते हैं अपन? आयनिक बंध या आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, उसको भी अपन अलग से समझेंगे। पहले आप आयनिक बंध को समझ लो, आयनिक बॉन्ड को समझ लो। देखो क्या है इसमें, क्या होता है जब 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, तब
आयनिक बंध का निर्माण होता है। Whenever the electrons directly transfer in between two atoms, then the ionic bond is formed. देखो मैं उदाहरण देता हूं, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो सबसे बेसिक उदाहरण है सोडियम का और क्लोरीन का, बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 और क्लोरीन का क्या है 17। सबसे पहले तो आप ऐसा देखो कि मेरे पास है सोडियम, क्या है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो प्रोटॉन कितने होंगे सोडियम में 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये देखूं कि सोडियम के हर ऑर्बिट के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए सबसे पहला ऑर्बिट आएगा, सबसे पहला ऑर्बिट। अभी अपन ने 2n² वाला फॉर्मूला देखा था। 2n² फॉर्मूले के अलावा n = 1 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। यानी कि सोडियम के अंदर जो पहला ऑर्बिट होगा उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो चलो भर दो, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं क्योंकि जगह ही इतनी, तो क्या करें आगे चलो नेक्स्ट ऑर्बिट बताओ साहब। चलो भाई ये आया नेक्स्ट ऑर्बिट। अच्छा अब मुझे बताओ कि जब n = 2 था तो 2n² के अंदर अगर अपन यहां पे 2 रख देते थे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि n = 2, यानी कि जो सेकंड नंबर वाला ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भर दो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 2 मैंने पहले भर दिए, 8 मैंने बाद में भर दिया, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे कि साहब 11 इलेक्ट्रॉन थे। आपने भर कितने दिए कि साहब एक में 2 भर दिए और एक में 8 बच दिए, तो 11 थे और 8 और 2 10 मैंने भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा बच गया है। तो देखो यहां पे वो ऑक्टेट रूल काम आता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आप चाहकर भी जितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं, आप उससे ज्यादा भर ही नहीं सकते। अगर हमने कहा कि आप पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2 ही भर सकते। अगर हमने कहा कि आप अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 8 ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साहब एक ही तो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, नहीं, 8 मतलब 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको अगले ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। अगला ऑर्बिट आ गया, ये आ गया अगला ऑर्बिट और इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा था वो यहां भर दिया। तो पहले ऑर्बिट में 2, अगले में 8 और 1। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी आपसे पूछ ले कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप कहेंगे 2 8 1। यह है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझते हो ना कि कौन सी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि साहब पहले वाले में 2 हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 है और अगले ऑर्बिट में 1 है। चलो अब थोड़ा क्लोरीन पे नजर डालो। किस पे? क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, मतलब प्रोटॉन कितने 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने 17। चलो इसका भरो तो। चलो पहला तो मेरा न्यूक्लियस है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं, 17 के 17 प्रोटॉन डाल दिए यहां पे। अब पहला कक्ष आया साहब, पहला कक्ष। पहले कक्ष में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कि सर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भर दीजिए, 1 यहां भर दिया आपने, 1 यहां भर दिया। चलो अब कि साहब अब अगला कक्ष लेना पड़ेगा क्योंकि 2 से ज्यादा तो यहां आ नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, इसमें अधिकतम कितने भर सकते हो कि सर मैं इसमें 8 भर सकता हूं। भर दो 8, ये 8। चलो तो देखो भाई क्लोरीन के अंदर मेरे को टोटल 17 इलेक्ट्रॉन भरने थे, उसमें से पहले वाले में मैंने 2 भर दिए,
अगले वाले में 8 भर दिए, तो मैंने टोटल कितने भर दिए? 8 और 2 10, भरने कितने थे? 17। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इनको अगले घर में बैठा देते हैं अपन, अगले ऑर्बिट में बैठा दो इन 7 इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आ कितने सकते थे? 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 ही इलेक्ट्रॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, पर सोडियम के पास कितने? 1 ही इलेक्ट्रॉन। दोनों अब हाईली अनस्टेबल है। एक चाहता है कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गया तो मैं क्या करूंगा? उसको यहां पे अपने साथ जोड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। एक कहता है यार मेरे यहां पे ये एक अकेला यूं ही बचा हुआ है, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो मेरा ये ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा, और मेरे लास्ट ऑर्बिट में तो 8 है ही है। बात समझ रहे? तो ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सोडियम कहता है भाई मुझे तो मेरे इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तू जा भाई, मत रहे मेरे पास। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ जाता है। बात समझ रहे? क्लोरीन कहता है मुझे बहुत जरूरत है भाई, तू फटाफट मेरे पास आ जा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा कहां का रुख करता है? क्लोरीन की तरफ रुख करता है, और यहां पे जाके जुड़ जाता है। अब ये इसके लिए सोडियम और क्लोरीन दोनों को पास पास में आना पड़ेगा। ये दोनों पास में आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सीधा शेयर कर लेता है लास्ट वाले को। ये कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये सोडियम का लास्ट वाला कक्ष है जिसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रही? ये सोडियम का लास्ट कक्ष है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला ये क्लोरीन का लास्ट कक्ष है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। जिसके अंदर कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक जगह खाली थी, इसने कहा ये मैं मेरे साथ जोड़ लेता हूं। बात समझ रहे? दोनों ने क्या किया? अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने पास ले लिया, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। इसी से क्या होता है, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ना इसको किसी की जरूरत है, ना इसको किसी की जरूरत। अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे जिंदगी में, क्योंकि अब जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन आने की, हम किसी को कहां रखें। तो आप देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पूरा अपना घर ही छोड़ दिया इसने, निकल के ये दूसरे किसी ऑर्बिट में जाके बैठ गया, प्रत्यक्ष हस्तांतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहां पे आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, थोड़ा उसको समझो। देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि सोडियम, मैं जब सोडियम की बात करता हूं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में टेक्निकली इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? 11 होना चाहिए, है ना? पर जब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, क्योंकि एक तो इसका सबसे बाहर वाला चला गया। तो अब मेरे पास जो सोडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसलिए अब ये सोडियम एटम तो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सोडियम एटम के अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए था ना, पर इसके अंदर तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें? अब है तो ये सोडियम ही, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हुआ? तो फिर जब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो अपन इसको बोलते हैं सोडियम आयन। क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। ऐसे कैसे? अब यहां पे देखो, क्लोरीन के अंदर नॉर्मली जो एटम था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 8 7, टोटल कितने थे? 17। पर जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे से ले लिया, तो अब 17 में 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो टेक्निकली जो क्लोरीन एटम था उसमें तो 17 इलेक्ट्रॉन ही थे, पर अभी रिएक्शन होने के बाद जो क्लोरीन बना है, 1 एक्स्ट्रा ले लिया इसने, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं कि साहब ये जो है ये क्लोरीन आयन है। ये क्या है? क्लोरीन आयन है। तो देखो, एक ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, लेफ्ट कर दिया है, और एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, पा लिया है। इस तरह से जब एक कोई इलेक्ट्रॉन त्याग दे या कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो किसका निर्माण होता है? आयंस का निर्माण होता है। बात समझ रहे? तो आयन क्या होते हैं?
मैं लिख देता हूं। आयन क्या होते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा उसे ग्रहण करता है, या तो लूज करता है या गेन करता है, ठीक है, तब आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण होता है। बात समझे? यह दो तरह के होते हैं, यह दो तरह के होते हैं। आयन्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप्स के। या तो हो सकते हैं धनायन, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आयन, या फिर इसका एक नाम और है एनाइंस। इनको पॉजिटिव आयंस को और क्या बोलते हैं? एनाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन, आप तो पॉजिटिव आयन याद रखो, ठीक रहेगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब धनायन बनता है। और दूसरा होता है ऋणायन, कैटायन कहते हैं इसको, यानी कि नेगेटिव आयन बोल दो आप तो। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि गेन करता है, तो उसे ऋणायन कहा जाता है। क्लियर? अब वापस अपना NaCl वाला एग्जांपल लो। NaCl वाला एग्जांपल है ना। सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो अब ये एक पॉजिटिव आयन बन गया, और पॉजिटिव आयन का चिन्ह होता है, आप उसके ऊपर पॉजिटिव लिख दीजिए। आप जितने प्लस के साइन लगाएंगे, इसका मतलब है इसने इतने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तो मैंने एक पॉजिटिव लगा दिया। आगे होता है मैग्नीशियम, उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में 11, तो उसके अंदर 12 होते हैं, तो यानी कि यहां पे 2 आते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 प्लस लगा दो। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 3 प्लस लगा दो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो Mg2+ या एल्यूमिनियम 3+। इसका मतलब होता है जहां कहीं पर भी आपने ये नंबर डाल के प्लस का साइन लिख दिया, इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव आयन है, और जितने संख्या लिखी है इतने इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। आप क्लोरीन की तरफ आएंगे, क्लोरीन के ऊपर आप ऐसे माइनस लगा दीजिए इधर राइट हैंड साइड में। इसका मतलब है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बात समझ रहे? अभी यहां पे क्लोरीन से पहले अगर सल्फर होता, वो -2 हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट, तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता रखता है, वह उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहलाती। अब ये नया शब्द आ गया, इसको लिख देता हूं मैं, संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता रखता है, वह उस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहलाता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है 1+, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसकी वैलेंसी कितनी है? -1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। बात समझ रहे? ऐसे कई सारे आ जाएंगे। तो जितना इनके ऊपर आपने ये नंबर लिख दिया है, प्लस लिख दिया मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, त्यागेगा, माइनस लिख दिया इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दोनों ही केसेस में ये जो ऊपर नंबर आपने लिखा है, चाहे पॉजिटिव लिखा है चाहे नेगेटिव लिखा है,
ये दिखाता है वैलेंसी को। प्लस और माइनस किसको दिखाता है? प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन जा रहा है और नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आपको कुछ चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई आयंस। आयंस जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आप लूज करेंगे या गेन करेंगे तो आयन का निर्माण होगा। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है ना, लूज कर रहा है, वो पॉजिटिव आयन है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वो नेगेटिव आयन है ना। आयन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन गए या आए वो उसकी वैलेंसी है। तो जहां कहीं पर भी ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर गए हैं तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है? आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बंध का एक और उसूल होता है कि आयन जो बनता है ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इससे जो भी चीजें बनती है, जो भी कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, ये सॉल्यूबल होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है। ये आयनिक बंध की बहुत बड़ी विशेषता है ना। अगर आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसका लेने देने का काम वापस कर लेता है। इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे NaCl हुआ अपना, NaCl कॉमन सॉल्ट है, यानी कि नमक है, आम भाषा में अपना नमक जो है, आप देखिए जल में घुलनशील है। अपने अपने स्तर पर अगर Na हो अलग और Cl हो अलग, ये दोनों ही जहरीली चीजें हैं, मानव शरीर के लिए बहुत घातक है अगर दोनों अलग अलग हो तो। परंतु जब दोनों एक साथ मिल गए तो दोनों ने ही एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया और नमक हम खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया? इलेक्ट्रॉन समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो पहली तरह का बॉन्ड मैंने आपको कौन सा बताया? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? दूसरे तरह का बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, जिसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। अब ये क्या चीज है साहब? देखो, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा, साझा मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता है, तब आयनिक बंध बनता, सॉरी क्या है, सहसंयोजक बंध बनता है, माफ कीजिएगा। तब सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देखो वैसे तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा बनते हैं, मैं आपको बहुत जोरदार एग्जांपल बताता हूं, आप उससे समझ जाओगे। यानी क्या, इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, आपस में कोई साझा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का आपको पता है अपन क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को 1H1, यानी कि इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की खासियत क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब हाइड्रोजन का अगर अपन चित्र बनाए ऐसा वाला, तो देखो बीच में तो प्रोटॉन आ गया है ना, पहला कक्ष आएगा। पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2n² वाला फॉर्मूला। पर हाइड्रोजन में 2 तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आके यहां बैठ जाता है, बात समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ गया। अब इसका 2 जने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, हाईली अनस्टेबल है। हाइड्रोजन को डेस्परेटली चाहिए कि यार मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाके दे दो, तो कहीं से भी लाओ। हाइड्रोजन के एक एटम की बात है, यह हाइड्रोजन का एक एटम है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हाइड्रोजन के एटम घूम रहे हैं जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन किसी और के आगे हाथ फैलाए, इससे अच्छा हाइड्रोजन अपनी ही जाति के एक दूसरे हाइड्रोजन से हाथ मिला लेता है। हाइड्रोजन की जाति का और भी तो हाइड्रोजन हो सकते हैं ना, ये हाइड्रोजन का इसी के जैसा कोई एक दूसरा एटम है, वो भी रो रहा है कि यार मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। अब दोनों कहते हैं कि यार देख भाई, तेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन।
अपन क्या करते हैं, अपन इसकी पार्टनरशिप कर लेते, तेरे को चाहिए तो तेरा, मेरे को चाहिए तो मेरा। ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये कहते हैं कि थोड़ा तू मेरे पास आ, ठीक है, और थोड़ा मैं तेरे पास आता हूं, ओके। और हम क्या करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन शेयर कर लेते हैं। अब देख, ना ये तेरा है ना मेरा, अपन दोनों के ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो अब यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम नहीं है, हाइड्रोजन के यहां पे दो एटम है, इसीलिए अपन H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं जब हाइड्रोजन गैस लिखता हूं ना, तो हाइड्रोजन गैस में हमेशा मुझे H2 लिखना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस में हमेशा मुझे N2 लिखना पड़ता है, ऑक्सीजन गैस में हमेशा मुझे O2 लिखना पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में सिंगल सिंगल इनका एटम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो फटाफट अपने जाति के दूसरे किसी एटम से रिएक्ट कर लेता है। बात समझिए, ठीक है। तो ये है शेयरिंग का उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ के निकला और परमानेंटली क्लोरीन में जाके बैठ गया। इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला, परमानेंटली क्लोरीन में चला गया, आयनिक बॉन्ड। दोनों ने क्या किया, एक तेरा ले ले एक मेरा ले ले, अपन शेयरिंग कर लेते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक बड़ी जोरदार चीज हुई, आपने नोट करी, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, परमाणु है, पर जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन का अणु बन गया। क्या मतलब, मैं आपको बोलता हूं हाइड्रोजन परमाणु यानी कि एटम, तो मैं लिखूंगा H, और मैं लिखूं आपको हाइड्रोजन का अणु यानी कि मॉलिक्यूल, इसका मतलब है H2। बात समझे। तो कहीं पर भी अगर अणु शब्द का जिक्र आ जाता है, मॉलिक्यूल शब्द का जिक्र आ जाता है, यानी जिसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, और जिसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, विच कैन बी डिसइंटीग्रेटेड फर्दर, जो अभी और टूट सकता है। हाइड्रोजन के दो टुकड़े, दो एटम है, इसको H और H कर दो ना आप, जो कि पहले था ही था, है ना। तो दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं, परमाणु प्लस परमाणु, तब बनता है एक अणु। मतलब एटम प्लस एटम बनता क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो जब कभी भी अणु शब्द आ जाए तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, कि ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो सकता है, इसको अभी आगे और तोड़ा जा सकता है। तो यहां पे समझ आता है कंसेप्ट अणु। अपन अभी तक एटम एटम कर रहे थे, है ना, अपने चैप्टर का नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। तो जब दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं, चाहे कैसे भी हो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी हो सकता था यहां पे, है ना, यहां पे कार्बन हो सकता था, कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता था, ठीक है, आप जिसको और तोड़ सकते हैं वो अणु कहलाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझ में आया। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। क्या होता है, साझा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक और कोवैलेंट के अंदर डिफरेंस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के जो दो एटम है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है, तो इनके बीच में हमेशा याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड काम कर रहा है, याद रह जाएगा आपको। चलो अब देखो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, उसको भी अपन करके चलते हैं, है ना। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि किसी भी एटम का जो सर्वाइवल है यानी कि स्टेबिलिटी है, वो हमेशा कोशिश करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कैसे भी करके मेरे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमेशा क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आते ही वो क्या है, वो अपने स्टेबल हो जाता है ना। अब यार अगर अपन पीरियोडिक टेबल को देखें तो ऐसी कौन कौन से एटम है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं जैसे हीलियम,
नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट है। इनको अब और जो है किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये किसी से क्रिया करते ही नहीं है, और ये सारी गैसेस भी हैं। ये क्या है? गैसेस है। इनको बोलते हैं अक्रिय गैसेस, यानी कि इनर्ट गैसेस। इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आप समझ गए। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें कौन होगी? जिनका अष्टक पूर्ण है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। बात समझ रहे? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो नॉन रिएक्टिव है, किसी से भी क्रिया नहीं करेंगे। आपको नंबर वगैरह मत याद रखो, आप सिर्फ इनके नाम याद रखो, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन। जैसे मैं आपको हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और क्रिप्टॉन। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अपना जो पहला ऑर्बिट आता है उसके अंदर अपन कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बाकी आने की जगह ही नहीं है। आगे चलो, अपना आगे जो है वो है नियॉन। नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? तो 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर आप बनाओ तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, अगले वाले में 8 आ जाएंगे, है ना? पहले वाले में 2, 10 ही भरने हैं ना, अगले वाले में 8, ये 8 के अलावा ना तो इसमें है ना जगह है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे कैसे? ऑर्गन को भी देख लो। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन का है 18, ठीक है? अब इसको बना के देखो एक बार तुम, ऑर्गन को बना के देखो। पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8, यही तो होता है भाई। भर के देख लो, पहले में भर दिए 2, टोटल कितने भरने थे? 18 भरने थे। पहले में भर दिए 2, अगले में भर दिए 8, ये भर दिए 8, और अभी 2 और 8 10 भरने कितने थे? 18, तो 8 और बचे हुए, अगले वाले में भर दो। ये 8 और। बात समझ रहे? यानी कि अब जगह ही नहीं है। ऐसा कैसा? इनमें आगे भी चलता रहता है, जिनॉन, क्रिप्टॉन, सभी के अंदर एक बात कॉमन है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर किसी भी के आने की जगह है ही नहीं, कोई भी आएगा ही नहीं। बात समझ रहे? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन, ये क्या है? हमारी इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैसें हैं, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती। याद रह जाएगा। ऐसे कैसे? देखो, अपने पास हैलोजन गैसेस भी है। क्या है? हैलोजन गैसेस, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आने की जगह होती है। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो बहुत डेस्परेट रहती, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास बस, इसीलिए वो भागती रहती है, किसी ना किसी से क्रिया करती रहती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो कुछ गैसेस अपने पास है जो इनर्ट गैसेस है। तो इनर्ट गैसेस के एग्जांपल याद रखो, कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन। और अभी मैं आपको बता देता हूं कौन सी, हैलोजन गैसेस। तो देखो, अब बात करते हैं अपन हैलोजन गैस की, ठीक है? देखो, हैलोजन गैस कौन कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है? इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं हैलोजन गैसेस। ठीक है? हैलोजन गैसेस क्या है? जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो। यह यार इंग्लिश में लिख देता हूं, मेरे को हिंदी नहीं आ रहा है इसका। हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं।
यानी डेस्परेट होती हैं कि इनको एक कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। जैसे देखो फ्लोरीन, अब इसका थोड़ा अपन इसका चित्र बना के देखते हैं। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो चलो बना के देखो। फ्लोरीन के पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अगले कक्ष में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब 8 और 2 10, भरने कितने थे? 9। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोश में चला जाएगा। यानी कि देखो आप, सॉरी 2 आ गए और 8 भर दिए अपन ने, 7 ही भरने चाहिए थे। थोड़ा इसको ऐसे करना पड़ेगा यार। देखो वापस बना रहा हूं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है इसका 9, है ना। यानी कि पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे और दूसरे कक्ष में 7 आएंगे। 7 और 2 ही तो 9 होते हैं। यानी कि ये अपना पहला ऑर्बिट और ये अपना दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट के अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अगला 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि एक जगह अपने पास खाली है एक इलेक्ट्रॉन आने की। भारी तरह से अपन को एक कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। इतना रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, इसको कहीं पर भी रखो ये अकेला रहता ही नहीं है, किसी ना किसी से क्लियर कर लेता है। इसीलिए फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। कभी आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल का हाईली सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर हमेशा किस पे जाएगा? फ्लोरीन पर। आवर्त सारणी का पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? कि साहब फ्लोरीन है। ऐसे कैसे? चलो मैं क्लोरीन का तुमको बना के बताता हूं। हालांकि क्लोरीन तो अपन ने पीछे ही किया था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था? 17। यानी देखो पहले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 और 2 10, भरने कितने थे? 17। लास्ट एलिमेंट में कितने? 17 आ जाएंगे, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 और 7, एक की जगह हमेशा खाली रहेगी। तो जब कभी भी किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। और ये गैसेस जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीधी रहती ही नहीं है। मतलब जैसे ही कोई मौका मिला ये हाथों हाथ उससे रिएक्शन कर लेती है। ओके, तो अपन ने कंसेप्ट लिया किसका? हैलोजन गैसेस का और इनर्ट गैसेस का। ओके, तो दोस्तों ये हमारा अणु और परमाणु वाला कंप्लीट टॉपिक है। देखो वैसे मैं बहुत डीप में जा सकता हूं दोस्तों, ठीक है, बट मैं हमेशा एक चीज सोच के चलता हूं, हमें जो एग्जाम क्रैक करना है, क्लियर करना है, उतनी ही जानकारी रखी जाए। अगर आप एग्जाम का लेवल बढ़ाते हैं तो जरूर आपको अपने पढ़ने का स्तर बढ़ाना चाहिए, नो डाउट। बट अगर आप एनटीपीसी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत पर्टिकुलर मुझे महसूस नहीं होती। मैंने एग्जाम दिए हैं, इस वजह से अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे बात शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों आप ये एटम और मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पूरा 0 से पढ़िए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे इतना पूरा लंबा लंबा लिखता हूं, नहीं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट लेक्चर देके भी जा सकता था। मैं ये चाहता हूं आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। बात समझ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से आप लगातार अपने शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे, आपको इससे फायदा भी हो रहा होगा। आपके कमेंट मुझे मिलते हैं, नो डाउट, वो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला, और करते रहिए। अभी कुछ 2 क्लासें हमारी और कुछ बच रही हैं, उसमें मैं फिर से आपसे चर्चा करूंगा, जिसके अंदर हम और थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात करेंगे, हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन और इसकी कंपाउंड्स की बात करते हैं, है ना। उसमें थोड़ा और अपन को जानकारी मिलेंगी, बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं वापस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।